बीजेपी के हर कदम के पीछे असली दिमाग आखिर किसका होता है? आज हम बात करेंगे उस संगठन की जो ना तो चुनाव लड़ता है ना ही सत्ता में होता है, फिर भी केंद्र से लेकर राज्यों तक की नीतियों, फैसलों और राजनीतिक दिशा पर इसका जबरदस्त असर रहता है। तो ये संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जो खुलेआम नहीं परछाइयों में रहकर देश की सत्ता को आकार देता है। क्या आरएसएस सिर्फ एक सामाजिक संगठन है या फिर एक ऐसी ताकत जो भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत इनविजिबल फोर्स बन चुकी है? तो सबसे पहले आरएसएस के इतिहास पर एक झलक डालते हैं। तो 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी, जिसका मकसद था भारत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाना, यानी ऐसी विचारधारा को जन्म देना जो हिंदू समाज को एकजुट करे और भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाए। वक्त के साथ आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं रहा, ये एक विचारधारा, एक नेटवर्क और एक व्यवस्था बन गया जिसकी शाखाएं आज भारत के हर कोने में मौजूद है। आज आरएसएस के पास 5 लाख से ज्यादा सक्रिय स्वयंसेवक है, हजारों दैनिक शाखाएं हैं और दर्जनों अनुषंगी संगठन जैसे एबीवीपी यानी विद्यार्थी संगठन, वीएचपी यानी हिंदू परिषद, बीएमसी यानी श्रमिक संगठन और सबसे चर्चित बीजेपी। अब आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते को समझाते हैं। असल में बीजेपी को आरएसएस का राजनीतिक फ्रंट माना जाता है, यानी आरएसएस मैदान में नहीं उतरता, लेकिन बीजेपी के जरिए अपने विचारों को राजनीति में लाता है। आपने जिन नामों को सालों तक राजनीति में देखा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, ये सभी आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवक रहे हैं। आरएसएस सिर्फ बीजेपी की विचारधारा तय नहीं करता, बल्कि इसके नीतिगत फैसलों, यहां तक कि नेतृत्व चयन में भी इसकी भूमिका होती है। इसके उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय करने से पहले बीजेपी संघ से राय लेती है। चुनावों में किसे टिकट देना है, घोषणा पत्र में क्या मुद्दे रखने हैं, ये सब आरएसएस के गाइडिंग इनपुट के बिना तय नहीं होता है। अब एक नजर डालते हैं नीति निर्माण में आरएसएस के प्रभाव की। तो आरएसएस सीधे सरकार में नहीं होता, फिर भी कई बड़ी नीतियों के पीछे उसकी सोच होती है। पहली है एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आरएसएस का इस नीति के पीछे मकसद है संस्कृत का बढ़ावा, संस्कृति और वैदिक परंपराओं को स्कूलों में लाना। हालांकि आलोचक इसे शिक्षा का भगवाकरण मानते हैं, लेकिन आरएसएस इसे भारतीयकरण कहता है। दूसरी है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी सीएए यानी जनसंख्या नीति। ये सारे मुद्दे सालों से आरएसएस के एजेंडे में रहे हैं। सरकार इन पर कदम तभी उठाती है जब संघ से हरी झंडी मिलती है। तीसरी है चुनावों में ग्राउंड लेवल की ताकत। आरएसएस के स्वयंसेवक चुनावों के वक्त जमीनी प्रचार, डेटा कलेक्शन और बूथ मैनेजमेंट में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी का ग्राउंड नेटवर्क बाकी दलों से कई ज्यादा मजबूत नजर आता है। तो आरएसएस एक तरह का पीछे से चाल चलने वाला संगठन है। आरएसएस कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, सार्वजनिक मंचों पर राजनीतिक बयान नहीं देता, लेकिन देश के सबसे बड़े फैसलों में इसकी भूमिका रहती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषणों को राजनीतिक विशेषज्ञ बड़े गौर से सुनते हैं, क्योंकि वहां से इशारे मिलते हैं कि बीजेपी सरकार की अगली दिशा क्या हो सकती है। इसमें कुछ अहम उदाहरण मौजूद हैं, जैसे राम मंदिर दशकों से आरएसएस का मुख्य एजेंडा रहा। 2024 में इसका परिणाम दिखाई दिया। अनुच्छेद 370 हटाना, ये भी आरएसएस की पुरानी मांगों में शामिल था, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया। अब आते हैं आरएसएस की आलोचनाएं वर्सेस समर्थन पर। आलोचक कहते हैं कि आरएसएस एक सांप्रदायिक संगठन है जो हिंदू राष्ट्र की सोच को बढ़ावा देता है। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को पर्दे के पीछे से प्रभावित करता है। वहीं समर्थकों का कहना है कि संघ भारत की संस्कृति, अखंडता और नैतिक मूल्यों की रक्षा करता है। तो आरएसएस का असर राजनीति तक नहीं, समाज, शिक्षा, संस्कृति और सोच तक फैला हुआ है। जिसके बाद बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या आरएसएस का देश पर प्रभाव भारतीय लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है या खतरनाक?